हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके JICLT ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं डे 54। जी हाँ, 54वां प्रैक्टिस सेट। साथियों, ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं हुए हैं उनमें पूछे गए जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं इसमें कलेक्ट किया हूँ। साथियों, इसमें सारे सब्जेक्ट को मैंने शामिल किया सिवाय मैथ के। ठीक है, तो आप जानते हैं जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तो उसमें जो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, जिसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, उसकी मैंने PDF बनाई। उस PDF ग्रुप एक बना हुआ है, उस ग्रुप में मैं भेज देता हूँ उन PDFs को। जिस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं जो है 2 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूं जैसा आज आप कर रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन जो है टॉपिक वाइज मैटर और 2 दिन जो है आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद संडे को टेस्ट ले लिया जाता है। तो लास्ट संडे यानी अभी इस बार जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा साथियों ने स्कोर किया है। इसके माध्यम से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। साथियों, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच और आंद्रे रुब्लेव। तो ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आपको देखना है यहाँ पर सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है भैया कार्लोस अल्काराज। 8 जून 2025 को संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के जैनिक सिनर को हराकर लगातार दूसरी बार जीता। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना सबालेका को हराकर जो है महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? तो वामन, मत्स्य, वायु, विष्णु। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मत्स्य। देखो ध्यान से, मत्स्य पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। पुराण के 5 लक्षण सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की पहचान समानता पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ की जाती है? तो धौला कुआं, मेहरौली, पुराना किला, हौज खास। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है ये पुराना किला। ठीक है, सही विकल्प क्या है? पुराना किला। पुराना किला की पहचान जो कि दिल्ली में है सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ की जाती है। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन-ए-पनाह नगर का आंतरिक किला है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने 1538 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। ठीक है, किले में 3 बड़े द्वार व इसकी दीवारें विशाल हैं। ठीक है, हिंदू साहित्यानुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है जो पांडवों की विशाल राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? देखना ध्यान से, 4 विकल्प है। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताना है और इसके साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, ध्यान समझिएगा। तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है। तो खजान उल फुतूह, तारिक ए अलाई, तुगलकनामा और ताजुल मासिर। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, ताजुल मासिर। अमीर खुसरो की रचना खजायान उल फुतूह, जिसे तारिक ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 16 वर्षों का चाटुकारिता पूर्ण विवरण है। ठीक है, इस पुस्तक में अलाउद्दीन द्वारा गुजरात, चित्तौड़, मालवा तथा वारंगल की विजय के बारे में लिखा गया है। इसमें हमें मलिक काफूर के दक्कन अभियानों का आंखों देखा विवरण देखने को मिलता है और भौगोलिक तथा सैन्य विवरणों की दृष्टि से यह काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन के भवनों तथा प्रशासनिक सुधारों का वर्णन है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में
खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण किया है। पुरानी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गयासुद्दीन सत तत्वों का प्रतीक है और इसमें असत तत्वों के प्रति खुसरो शाह के साथ संघर्ष करते दिखाया गया है। जबकि अगर हम बात करें ताजुल मसीर की, ये वाला, तो ये रचना भैया हसन निजामी ने की थी और इसमें मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया? किसने? राजा राम ने किया और वह अष्टप्रधान के अतिरिक्त था। बताइए भैया, 4 विकल्प है। पहला है मंत्री, दूसरा है पंडित राव, तीसरा है प्रतिनिधि, चौथा है न्यायाधीश। सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है सी। ठीक है, शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। ठीक है, पेशवा पहले नंबर पर पेशवा, दूसरे पर आमात जिसे हम मजूमदार कह सकते हैं, और तीसरा था वाकिया नवीस जिसे मंत्री कहा जाता था, और चौथा न्यायाधीश। ठीक है, कौन? न्यायाधीश। पांचवा पंडित राव और छठवां सचिव, सातवां दबीर या सुमंत जिसे कहते हैं, आठवां सेनापति सर-ए-नौबत ये था। शिवाजी के पुत्र राजा राम ने अष्टप्रधान के अतिरिक्त प्रतिनिधि पद का सृजन किया। किस पद का? प्रतिनिधि पद का सृजन किया। देखो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किस जो है पुस्तक किसने लिखी है? देखो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने, एम के गांधी, ठीक है, और शौकत अली, सीआर दास ने। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? एम के गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक महात्मा गांधी साहब ने लिखा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। ठीक है, गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे। गोखले जी महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख शिष्य थे। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो यहाँ पर बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? आपको बताना भैया, बीडी सावरकर से संबंधित जो नीचे 4 विकल्प दिए गए उनमें से क्या सही नहीं है। तो देखो, उनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। ठीक है, आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या सही है? सी। उनकी माता का देहांत जो है 1901 ईस्वी में, ये गलत है। बाकी तीनों विकल्प ये सब सही है। ठीक है, बीडी सावरकर की माता का देहांत 1905 ईस्वी में कहाँ हुआ था? नासिक में हुआ था। ठीक है, और उनका जो है पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। किसका? बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। ये एक राष्ट्रवादी नेता थे। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को और मृत्यु 26 मई 1966 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम राधाबाई व पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। ठीक है, और धनंजय कीर एक भारतीय जीवनी लेखक थे, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर, भीमराव अम्बेडकर आज हाई प्रोफाइल नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीवनी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप ये सब ना किए हो तो कर दीजिएगा भैया, शेयर जरूर कर दिया करें। देखो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 और सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यहाँ पर डी। क्या है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। देखो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राज्य संबंधी मामलों को देखना था। इसके माध्यम से कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित मामलों में किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? केशवानंद भारती केस, बेरूबारी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र बी, बेरूबारी केस। ध्यान समझिएगा, बेरूबारी केस जो कि 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है, इसलिए यह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। किंतु केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है। तो दो चीज़ें हैं, एक में बेरुबारी केस 1960 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, इसलिए इसको यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। किंतु केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, किसमें, केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, यूएसए के संविधान से। तो भारतीय संविधान के में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, किसने कहा है संविधान का परिचय पत्र? N.A. पालकीवाला ने। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ भैया कि जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि वही आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिस्कस किए जाते हैं उनको जरूर ध्यान दें। ठीक है, और अगर पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लें। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है भैया कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? 44वां, 42वां, 25वां, 24वां। तो भैया देखो यहाँ पर सही विकल्प है 44वां। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में भाग 3 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, आपको बताना है। पहला है रोजगार बढ़ाना, दूसरा है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, तीसरा है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, चौथा है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत गठन का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? रायपुर, गुवाहाटी, शिलांग, रांची। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है बी, गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर असम राज्य में स्थित पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। राज्य की राजधानी जो है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर शहर के भीतर स्थित है। यह शहर कोलकाता के बाद पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और भारत में सबसे तेजी से विकासशील शहरों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भद्दार। तो देखो भैया, ये कितना इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है। सही विकल्प है बी। क्या है? बी, दामोदर। तो दामोदर जो है जैविक मरुस्थल कहा गया दामोदर को। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। कौन? दामोदर नदी। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर। ठीक है, गिरिडीह तथा दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून, कटक, शिमला, दार्जिलिंग। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी। कहाँ? कटक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है उसकी अवस्थिति कहाँ है? कटक में। ठीक है, अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में क्या है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, शिमला में क्या है भैया? शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है और दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर देखो, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपको बताना भैया, 4 विकल्प है। तो यहाँ पर देखें, गोवा में, कोची में और विशाखापट्टनम में और पुरी में। तो आपको बताना सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया बी। कहाँ पर? कोची में। ठीक है,
केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोची जो कि केरला में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 3 फरवरी 1947 में भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के अधीन किया गया है। ठीक है, में 1967 में यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन हो गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, किस निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है? तो 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, कई बार पूछे गए हैं। हालांकि देखो यहाँ पर पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रीनविच रेखा। तो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन संबंधित कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, अगला प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो कि क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में है? क्राकाटाओ किस देश में है भैया बताओ? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो इसमें आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र बी। कौन? इंडोनेशिया। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो कि क्राकाटाओ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा की अगर हम बात करें तो ये जापान में। जापान में कौन है? फ्यूजियामा। ठीक है, और माउंट एटमा जो कि इटली में है। ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें, सेंट हेलेंस कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, वापसी की शक्ति। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उससे एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है कौन? ज्वारीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। यह वन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, यहाँ पर है एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है? जड़, शाखाएं, पत्तियां, छाया। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन एक गलती भी होती है, तो यहाँ पर सही विकल्प है जड़। ठीक है, बिना जड़ के क्या ही शाखा, क्या ही पत्तियां, क्या ही छाया। ठीक है, तो एक पेड़ के पास हमेशा जड़ मौजूद होता है। पौधे को जमीन में स्थिर रखने और पोषक प्रदान करने के लिए जड़ का होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। जड़ के अभाव में पौधों की क्या हो जाती है? मृत्यु। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेडजेल द्वारा। तो सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर बी, बेनेट द्वारा। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। देखो यहाँ पर पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम बेनेट महोदय द्वारा प्रयोग किया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण इकोटोन जो वायोम के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं जहाँ 2 समुदाय मिलते हैं और एकीकृत करते हैं, इकोटोन। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, रानी झांसी समुद्री पार्क राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब? 94 में, 95 में, 96, 97। तो बताइए भैया सही विकल्प क्या है? आपको बताना है। सही विकल्प सी है। ठीक है, 1996 में। ध्यान से समझिएगा, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुआ था। ठीक है, और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1996 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो, एलईडी की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिदीप्त पर, स्फुरदीप्त पर, विद्युत संदीप्त पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, विद्युत संदीप्त पर। किस पर? विद्युत संदीप्त। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है भैया? एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटेटिंग डायोड। ठीक है, यह फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो प्रकाश को बाहर छोड़ता है। एलईडी के अंदर एनोड और कैथोड स्थित होता है। इसमें मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक मैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसकी कार्यप्रणाली विद्युत संदीप्त के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। ठीक है, निक होलोनिक को एलईडी के पितामह के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। सेक्रेटिन है क्या? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, हार्मोन। ठीक है, सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो आंत से स्रावित होता है। यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो क्या है? एंट्रैक्स, हैजा, टिटनेस, काला जार। तो यहाँ पर आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, काला जार या काला जार जिसे कहा जाता है। बैक्टीरिया या जीवाणु छोटे जीवित जीव है जिन्हें सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में एक डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लेeuwenhoek ने की थी। बैक्टीरिया जनित रोग जैसे निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, हैजा, एंट्रैक्स आदि। और जबकि अगर हम बात करें काला जार, लीशमनेशिया जाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। पेज नंबर दस्तावेज में कहाँ पर निविष्ट किया जाता है? हेडर पर, फुटर पर, ए और बी दोनों पर, कोई नहीं। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, ए और बी दोनों पर। देखो, पेज नंबर डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर दोनों पर इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर डॉक्यूमेंट के पेज का टॉप मार्जिन होता है तथा फूटर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज का बॉटम मार्जिन होता है। ठीक है, हेडर तथा फूटर की सहायता से आप डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर नाम, पेज नंबर तथा डॉक्यूमेंट के शीर्षक को जोड़ सकते हैं। भैया आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो, करों की उगाही से प्राप्त धन जाता है कहाँ? समेकित कोष में, आकस्मिक कोष में, सार्वजनिक लेखा में, निजी लेखा में। तो भैया सही विकल्प है ए, समेकित कोष में। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएसजे के एग्जाम में। समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष में ही दिया जाता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं। देखो यहाँ पर किससे आपको बताना है? प्रतिभूत कीमत सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादन सूचकांक। तो ये देखो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, थोक मूल्य सूचकांक। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। अप्रैल 2014 से आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि संयुक्त रूप से मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया है। आगे बढ़ते भैया अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर विकास की मजदूरी वस्तु व्यूह किसके द्वारा निरूपित की गई थी? अमर्त्य सेन, CN वकील, PC महालनोबिस, J भगवती। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या? सही विकल्प है बी, CN वकील। ठीक है, विकास की मजदूरी वस्तु व्यूह CN वकील द्वारा निरूपित किया गया है। CN वकील और ब्रह्मानंदा का लेख प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी 1956 में बताया कि गरीबी और बेरोजगारी का प्रमुख कारण वेज और गुड्स गैप है। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध, मतलब ये PC महालनोबिस कौन थे? ये जो है एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी विद थे। इन्होंने वित्तीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। उनकी इस दिन को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ठीक है,
इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किए हो तो कर लें। फिलहाल पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।